स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं बेटा? अच्छे हैं? कल काफ़ी बच्चों ने बेटा हम बात करते हैं जूम मीटिंग में शामिल हुए और उन्होंने इस डिस्कशंस में पाया कि हमारा पीछे क्या सिलेबस हो चुका है, आगे क्या सिलेबस होने वाला है और हमें अपने आगे की कैसे प्लान्स को आगे बढ़ाना है। बेटा आप सभी जानते हैं कि बेटा ये स्कूल्स लगभग हम माने तो भाई जुलाई एंड तक खुल भी जाएं, अगर नहीं भी खुलते हैं तो बेटा आगे क्या पता अगस्त मंथ में भी नहीं खुले। और बोर्ड ने जैसे आप जानते हैं कि जो गाइडलाइंस दी हैं कि आपका जो आगे का जो रिजल्ट रहेगा वो आप जो अभी क्लासेस चल रही हैं उनमें आपकी अटेंडेंस काउंट होंगी। साथ में बेटा आप जानते हैं कि आपके जो इंटरनल असेसमेंट जो चल रहे हैं टेस्ट ऑनलाइन वो भी इसमें काउंट होंगे। तो जो बच्चा अगर अब भी अपनी अटेंडेंस प्रॉपर सेंड नहीं कर रहा है या बेटा अपना टेस्ट नहीं दे रहा है तो बेटा उनके रिजल्ट कैसे आने वाले हैं वो आप सभी जानते ही हैं। इस चीज़ को सीरियस लें क्योंकि बेटा आप जानते हैं कि अभी देखा आपने जो अभी जो रिजल्ट आने वाला है, बोर्ड ने बगैर एग्जाम लिए इंटरनल असेसमेंट के आधार पर रिजल्ट डिक्लेयर करने का फैसला लिया है। अगर ये बीमारी कंट्रोल में नहीं होती है और आप इसी तरह लापरवाही करते रहें, कुछ ही बच्चे हैं सिर्फ कक्षा में हम कह सकते हैं 4 या 5 बच्चे ऐसे होंगे जो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे होंगे या बेटा जो प्रॉपर टेस्ट नहीं दे रहे होंगे। तो उन बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ बेटा अपने जो भी ऑनलाइन टेस्ट होते हैं उन टेस्टों को ज़रूर दें क्योंकि आपके आने वाले समय में क्या पता इन्हीं नंबर्स के आधार पर आपका रिजल्ट तैयार हो। साथ में आपको अटेंडेंस के लिए कक्षा इंचार्ज के द्वारा बार बार न बोलना पड़े, अपनी अटेंडेंस ज़रूर भेजें क्योंकि आपकी अटेंडेंस भी उसमें काउंट होंगी। ये सभी रिकॉर्ड्स आपके बेटा डाटा हैं वो स्कूल में अवेलेबल्स हैं और सीबीएसई बोर्ड जब भी इस तरह की डाटा मांगती है तो बेटा वो उसी ऑनलाइन बेसिस पर आपने जो अटेंडेंस सेंड की है या आपने जो टेस्ट दिए हैं उन सभी की वो रिकॉर्ड्स मांगती है। इसलिए आप सभी अवेयर हैं और जागरूक भी हैं। साथ में जो एनटीएससी या कोचिंग की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे बेटा वो अपने पीछे जो सिलेबस हो चुका है वो तो है ही, साथ में हमें 9th के जो पोर्शंस हैं उनको टच करना है। हम काफ़ी समय हमारे पास घर पर बहुत ज़्यादा टाइम है बेटा, लगभग हमें अब 8 से या 10 घंटे पढ़ाई करनी होगी। स्कूल में आते थे तब भी हम 8 घंटे पढ़ते थे, 4 घंटे घर जा करके पढ़ते थे, तो 10 घंटे अगर हम घर पर रह करके पढ़ाई करते हैं तो बेटा ये मानो कि आप अब अपनी टेस्ट की तैयारी के लिए आगे प्लान्स तैयार कर लें। घर पर अपना टाइम टेबल्स बनाएं और उस टाइम टेबल्स के अकॉर्डिंग अपना काम करें। हमारी 3 बुक्स कंप्लीट हो चुकी थी बेटा। हमारी जो लास्ट जो 10th की बुक है हिस्ट्री की वो चल रही थी, आप सभी जानते हैं। उसमें भी हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके थे, बेटा नेशनलिज्म्स इन इंडिया और हम बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशंस। आज हमारा जो हिस्ट्री का जो चैप्टर है बेटा वो है राइज ऑफ द नेशनलिज्म्स इन यूरोप। आपके पास जो बुक है आप सभी वो बुक ओपन करें, हिस्ट्री की बुक होगी आपके पास बेटा। इस बुक में जैसे आप देखेंगे तो बेटा फर्स्ट चैप्टर ही है कौन सा, राइज ऑफ द नेशनलिज्म्स इन यूरोप। ये बुक्स आप ओपन कर लें। साथ में इस बुक के साथ साथ जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और जो एक आपके पास रफ नोटबुक और पेन हमेशा साथ रहनी चाहिए बेटा, लेक्चर जब भी आप देखते हैं। तो इस लेक्चर को देखते समय आपको नोट्स बनाने हैं बेटा इसके, और साफ और सुंदर नोट्स और एक एक लाइंस बुक के लेसन्स को पढ़ना है आपको। यानी कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो आपको पढ़ना ही है, समझना है। उसके बाद आप जब लेसन्स को पढ़ेंगे तो बेटा वो आपको क्लियर होगा। तो चैप्टर है द राइज ऑफ द नेशनलिज्म्स इन यूरोप। इस चैप्टर को हम ओपन करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि इसके ऊपर फर्स्ट सबसे पहले एक पिक्चर्स दी गई है, दी गई बेटा, ये आप देख रहे हैं। तो इस पिक्चर्स को लेकर के हम बात करें तो सबसे पहला आपका टॉपिक आता है बेटा फ्रेडरिक सोरियू। बेटा फ्रेडरिक सोरियू कौन है? फ्रेडरिक सोरियू की बात करें तो बेटा फ्रेडरिक सोरियू एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, एक फ्रांसीसी कलाकार थे। यस बेटा, उन्होंने बेटा फॉल प्रिंट की एक सीरीज क्या की, प्रिपेयर की। कब बेटा? 1848 में। फ्रेडरिक सोरियू एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिन्होंने 1848 में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। उन्होंने अपने 4 चित्रों की जो श्रृंखला बनाई उसमें उन्होंने क्या शो किया,
उनका सपना था कि his dreams of the world made up of the democratic and the socialist republic। उनका सपना था कि भी जो संसार है वो लोकतांत्रिक और बेटा गणराज्य जो हम बात करते हैं रिपब्लिक कंट्री है बनाने का सपना था, कि जो संसार के जितने भी जो देश हैं वहां पर जो गवर्नमेंट की फॉर्म्स हो वो कौन सी हो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो। और उन्होंने अपने पिक्चर्स में इन्हीं को क्या किया, शो किया। उन्होंने अपनी फर्स्ट प्रिंट इन हिज फर्स्ट प्रिंट्स, उन्होंने अपनी पहला जो चित्र है इन हिज फर्स्ट प्रिंट्स ऑफ द सीरीज सो द यूरोपियन स्टेट बिकम ए नेशन स्टेट, उन्होंने अपने पहले चित्र में यूरोपियन राष्ट्रों को एक राष्ट्र राज्य बनते हुए दिखाया। और आपकी बुक में जो ये पहला ये जो पिक्चर्स दो दिख रही है ये उनकी फर्स्ट प्रिंट है। इस फर्स्ट प्रिंट में आप देखेंगे तो बेटा आपको यहां पर दिख रहा है एक वुमेन्स मीन्स फीमेल फिगर दिखाई दे रही है, सॉरी यहाँ एक फीमेल फिगर दिखाई दे रही है आपको। इस फीमेल फिगर देखिए बेटा, जब भी कोई भी यूरोपियन जो आर्टिस्ट थे, आज इस बात को पहले क्लियर कर लेते हैं, जितने भी यूरोपियन आर्टिस्ट थे बेटा वो किसी भी नेशंस को या किसी भी चीज को दर्शाने के लिए, शो करने के लिए वो फीमेल फिगर का क्या करते थे, यूज करते थे। इस फीमेल फिगर के आप देखेंगे तो इसके वन हैंड बेटा आप देखिए इसमें दिखाया गया है, इसके वन हैंड में एक टॉर्च है। टॉर्च मीन्स जिसे हम मसाल कह सकते हैं, मसाल है जो बेटा आप जानते हैं कि जो लाइट है या प्रकाश है वो इलिजिमेंट्स मीन्स ज्ञानोदय का क्या होता है, प्रतीक होता है। तो इसमें पिक्चर्स में दिखाया गया है कि जो फीमेल फिगर जो शो की गई है उसके वन हैंड में एक टॉर्च है, जबकि उसके अदर हैंड में चार्टर्स ऑफ द ह्यूमन राइट्स, उसके दूसरे हाथ में एक में टॉर्च है तो दूसरे में आप देखेंगे ऐसे एक बुक है उसको लेकर के वो खड़ी है। तो बेटा इस बुक जो हम कहते हैं चार्टर्स ऑफ द ह्यूमन राइट्स मीन्स मानव अधिकारों का दस्तावेज उन्होंने दर्शाया है। फ्रेडरिक सोरियो ने अपनी जो पहले चित्र बनाई उस पिक्चर्स में उन्होंने यूरोपियन स्टेट को नेशनल स्टेट बनते हुए दिखाया है। उसमें इस पिक्चर्स में क्या शो किया है उन्होंने, तो उन्होंने इस पिक्चर्स में एक फीमेल फिगर शो की है जिसके वन हैंड में टॉर्च है, जबकि अदर हैंड में क्या है, चार्टर्स ऑफ द ह्यूमन राइट्स। इसमें यूरोपियन स्टेट और हम बात करते हैं कि मेंस और वुमेन्स एक रो में आपको दिखाई दे रहे हैं। एक लंबी रो देखिए आप यहां दिख रही है आपको इस पिक्चर्स में, इस रो में उनको शो किया गया है। सभी एक रो में आगे बढ़ रहे हैं और इस रो में आप देखते हैं कि बेटा दिखाया नहीं गया है अमेरिका और जो स्विट्जरलैंड से वो पहले से ही 1848 से पहले ही क्या बन चुके हैं, नेशन स्टेट बन चुके हैं। जबकि फ्रांस आपके इसमें दिख रहा है जो ट्रिकोलर फ्लैग है, फ्रांस है वो अपने ट्रिकोलर फ्लैग के साथ अभी अभी बेटा स्टैचू ऑफ द लिबर्टी जो हम बात कर रहे थे, फीमेल फिगर्स इसके सामने से होकर के गुजर रहा है। इसके पीछे आप देख रहे हैं बेटा जर्मनी है, हंगरी है, पोलैंड है, रशिया है, अदर जो स्टेट हैं वो भी अपने नेशनल फ्लैग के साथ इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। इसका अर्थ उन्होंने दर्शाने का क्या प्रयास किया कि यूरोपियन स्टेट हैं वो धीरे धीरे नेशन स्टेट बन रहे हैं और वहां पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री की जब गवर्नमेंट की क्या हो रही है, स्थापना होने जा रही है। आपको आश्चर्य होगा कि जो फ्रेडरिक सोरियो का जो यूटोपिया है इसमें उन्होंने जब ये पिक्चर्स बनाई उस समय यूरोप में नेशन स्टेट बने भी नहीं थे। वहां पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक गवर्नमेंट की स्थापना सिर्फ दो कंट्री में हुई थी, अमेरिका में और हमने पढ़ा और स्विट्जरलैंड में। तो बेटा देखिए उनकी जो कल्पना आदर्श थी वो आने वाले समय को बेटा कैसे दर्शा रही थी कि आने वाला समय कैसा होगा यूरोप में, यूरोपियन स्टेट का जो फॉर्मेशंस है वो फॉर्मेशंस का रूप कैसा होगा, वहां पर किस टाइप्स की गवर्नमेंट होगी, इस तरह उन्होंने दर्शाया। इसी पिक्चर्स में आप देख रहे हैं कि ऊपर से बेटा हम बात करते हैं स्वर्ग से, हेवन से, यहाँ पर ईसा मसीह और अन्य जो संत हैं वो बेटा इस पूरे दृश्य को ऊपर से देख रहे हैं कि किस प्रकार से यूरोपियन स्टेट है वो एक नेशन स्टेट बनने जा रहे हैं। तो आपको इसमें क्या करना है कि फ्रेडरिक सोरियो कौन था, तो आप सभी को पता है फ्रेडरिक सोरियो एक फ्रेंच आर्टिस्ट था। उन्होंने बेटा 4 प्रिंट की एक सीरीज प्रिपेयर की जिससे वो कब की बेटा 1848 में। उन्होंने उनका सपना था कि यूरोप संसार के जितने भी जो देश हैं वो एक डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक कंट्री बने और उन्होंने अपने फर्स्ट प्रिंट में यूरोपियन स्टेट को नेशन स्टेट बनते हुए शो किया। उनकी जो फर्स्ट प्रिंट है उस पिक्चर्स के बारे में आपसे पूरा एक्सप्लेन करके भी पूछा जा सकता है।
तो आपको इस पूरी पिक्चर्स के ऊपर क्या बनाना है, नोट्स बनाने हैं। अब बेटा अगला जो टॉपिक है आपका वो आता है इंसर्ट रेनेंस। दिख रहा है आपको यहां इंसर्ट रेनेंस। आपकी जो बुक है इसमें सोर्स नंबर 1, पीछे अगला पेज आप करेंगे तो इसमें आएगा सोर्स नंबर 1। इसमें लिखा है ऊपर इंसर्ट रेनेंस एंड व्हाट इज ए नेशंस। इंसर्ट रेनेंस बेटा फ्रेंच फिलोसफर्स था, मींस फ्रांसीसी एक फिलोसफर्स था। उन्होंने बेटा सोर्बन यूनिवर्सिटी में, अगर हम बात करते हैं, एक लेक्चर दिया 1882 में, और उनका ये लेक्चर्स बेटा पब्लिश हुआ, और पब्लिश किस नाम से हुआ, व्हाट इज नेशंस। मींस इंसर्ट रेनेंस में राष्ट्र क्या है, एक देश क्या है, एक नेशंस क्या है, उसके बारे में उन्होंने बेटा अपना लेक्चर दिया था। तो इसमें सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि इंसर्ट रेनेंस कौन थे, एक फ्रेंच फिलोसफर्स थे। उन्होंने किस यूनिवर्सिटी में अपना लेक्चर दिया बेटा, सोर्बन यूनिवर्सिटी में। कब बेटा, 1882 में। और उन्होंने बेटा व्हाट इज नेशंस, राष्ट्र क्या है, उसके बारे में दर्शाया। इसी के सेकंड पैराग्राफ में आप देखेंगे तो बेटा ए नेशंस इज द रिजल्ट्स ऑफ द लॉन्ग पास्ट ऑफ द, हम बात करते हैं, endeavors and the sapphics and the big devotions, a heroic past and the great men। बेटा देखिए एक राष्ट्र क्या है, एक देश वो, फ्रेडरिक सोरियो के अनुसार एक देश वो है जिसका बेटा एक ग्लोरिफाइड मीन्स जिसका एक इतिहास हो। भारत है अपना, इस देश का बहुत लंबा क्या है, इतिहास है। तो मीन्स कोई भी एक नेशंस या राष्ट्र वही कहलाता है जिसका एक इतिहास हो, जिसके बेटा हम बात करते हैं हीरोज, मीन्स जैसे हम बात कर रहे हैं हमारे यहाँ के जो नेशनलिस्ट लीडर रहे हैं, राष्ट्रवादी नेता, मीन्स इस तरह की उनकी एक पहचान हो और उनकी एक कलेक्टिव क्या हो, आइडेंटिटी हो। उन्हीं को उन्होंने क्या कहा, राष्ट्र कहा। तो फ्रेडरिक्स इसमें इंसर्ट रेनेंस के बारे में आपको सिर्फ छोटे क्वेश्चंस के रूप में ही एनटीएससी में पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा। अब हम आते हैं बेटा, देखिए आपका टॉपिक अगला है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडियाज ऑफ द नेशंस। आपका अगला टॉपिक है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडियाज ऑफ द नेशंस। इसकी स्टार्ट करें, इससे पहले हमने 9th में पढ़ा था बेटा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। आप सभी को पता है फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हमने 9th में पढ़ा कि 1789 में फ्रांस में एक रिवॉल्यूशन हुई, जिसमें बेटा क्रांति के क्या मेन रीजंस थे, और बेटा किस प्रकार से हम बात करते हैं बास्टिल्स की जेल को गिराया गया, और वहां पर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली मौन राज की क्या हुई, स्थापना हुई। बेटा कब हुई वो, 1791 में। फिर हमने पढ़ा बेटा वहां पर 1792 में, बेटा 1792 के बाद वहां पर पुणे फ्रांस एक रिपब्लिक कंट्री बना, और रिपब्लिक कंट्री बनने के बाद वहां पर बेटा हम बात करते हैं रोबेस्पियर जो हैं, जो जैकोबिन क्लब के जो मेंबर्स, जो हम बात करते हैं हेड थे मैन, वो बेटा क्या बने, वहां के लीडर बने, हेड बने। उसके बाद उन्होंने बेटा हम बात करते हैं रोबेस्पियर को गिलोटिन्स पर लटका दिया गया, हमने पढ़ा। और रोबेस्पियर के बाद वहां पर बेटा डायरेक्टरी रूल्स इंप्लीमेंट हुआ, और डायरेक्टरी रूल्स के बाद बेटा हम वहां पर देखते हैं कि नेपोलियंस का शासन की स्टार्ट हुई। ये हमने 9th में पढ़ा था 1804 में। नेपोलियंस वहां का क्या बना, डिक्टेटर या तानाशाह बना। तो बेटा यहां पर हमारे सामने प्रश्न आते हैं इसी टॉपिक में आपके। एक तो बेटा आपका ये आता है, हम बात करें मेजर द इंट्रोड्यूस टू द डेवलप द कलेक्टिव आइडेंटिटी। ये आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है। विच स्टेप टेकन बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज, मिस फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे क्या कदम उठाए टू क्रिएट द कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच सिटीजन्स, कि फ्रांसीसी नागरिकों के बीच एक सामूहिक एकता की पहचान को पैदा किया जा सके। आप जानते हो बेटा कोई भी अगर मूवमेंट चलता है और उस मूवमेंट में अगर उस देश के नागरिक अगर इन्वॉल्व नहीं हो तो बेटा वो मूवमेंट कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता है। तो जैसे आप जानते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई तो वहां के जो लीडर्स थे उन्होंने ऐसे क्या स्टेप उठाए जिससे लोगों के अंदर एक कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट की जा सके और सभी को मूवमेंट्स में के साथ जोड़ा जा सके, मींस उनमें एकता के भाव क्या हो, विकसित हो कि हम सभी एक हैं। तो इस तरह की एक पहचान बनाने के लिए फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने ऐसे क्या कदम उठाए कलेक्टिव आइडेंटिटी को क्रिएट करने के लिए। तो बेटा इसमें काफी हम देख रहे हैं, यहां पर आपको देखिए इस तरफ से उन्होंने क्या ला पार्टी एंड ली सिटीजन्स, मींस अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टी का जो ला पार्टी जो पितृभूमि अधिकार है
वो लागू किया उन्होंने सबसे पहले तो, कि जो पिता की जो भूमि है उस पर उसी के बेटे या उन्हीं के परिवार के सदस्य का क्या रहेगा, अधिकार रहेगा। लीसिटियंस का अर्थ होता है बेटा कि नागरिकता अधिकार, कि फ्रांस में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को बेटा नागरिकता अधिकार दिया जाएगा। साथ में उन्होंने बेटा सिटीजन्स एंजॉय द इक्वल राइट्स, नागरिकों के लिए वहां पर हमने पढ़ा था कि 9th में कि द फ्रेंच सोसाइटी वो 3 अनइक्वल्स बेटा पार्ट्स में डिवाइड थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। तो फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज ने क्या कहा कि भी जो फ्रांस में सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए जाएंगे, तो सभी को समान अधिकार दिए जाएंगे तो मींस इसका अर्थ क्या हुआ कि उनके बीच एक कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट होगी और सोशल डिफरेंस है वो क्या होंगे, समाप्त होंगे। साथ में अडॉप्ट द ट्रिकोलर्स एज ए न्यू फ्लैग्स, इसमें आप जानते हैं रॉयल स्टैंडर्ड जो फैमिली थी बोर्बो डायनेस्टी के लुईस 16 किंग, उसका जो फ्लैग था उसके स्थान पर उन्होंने एक नया फ्लैग का डिजाइन किया, ट्रिकोलर फ्लैग, और बेटा वो फ्रांस का एक नई पहचान बना। तो मींस जो लोग थे वो पहले किससे नफरत करते थे, लुईस 16 से, मींस रॉयल स्टैंडर्ड फैमिली से क्या करते थे, नफरत करते थे। लेकिन रिवोल्यूशनरीज ने क्या किया, उनके जो फ्लैग था रॉयल स्टैंडर्ड फैमिली का, उस फ्लैग के स्थान पर नए फ्लैग का क्या किया, डिजाइन किया। तो अब उनकी पहचान हुई वो किससे, न्यू ट्रिकोलर फ्लैग से हुई। साथ में हम बात करते हैं उन्होंने यूनिफॉर्म्स ऑफ द सिस्टम्स ऑफ द वेट एंड मेजरमेंट्स, उन्होंने बेटा देखिए यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं उन्होंने नापने और तोलने की इकाई जो है उसमें क्या किया, एक समानता लेके आए कि फ्रांस में जो डिफरेंट रीजन्स में जो नापने की या तोलने की जो यूनिट्स थी वो उसमें काफी डिफरेंस था, उन डिफरेंस को क्या किया, समाप्त किया। जब पूरे देश में नापने और तोलने की इकाई सेम है तो वो एक क्या हो गई, कॉमन आइडेंटिटी हो गई, उन सभी की पहचान क्या हो गई, एक हो गई कि भी हमारे वहां भी ऐसा ही है और यहाँ भी ऐसा है। तो रीजनल जो डिफरेंस थे इस मेजरमेंट्स को लेकर के वो क्या कर दिए गए, रिमूव कर दिए गए। साथ में इसमें स्टेट जनरल्स रिमूव्ड एज द नेशनल्स असेंबली रीनेम्ड, जो स्टेट जनरल्स जो मीटिंग थी, जो राजा पहले जो किंग्स थे वो इसको क्या कर सकते थे, बुला सकते थे जब टैक्स इंक्रीज करने के लिए, तो उस स्टेट जनरल्स जो हम बात करते हैं उसका नाम चेंज करके उसका नाम क्या रख दिया, नेशनल असेंबली। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा भाई, अब जानते हैं तो एक तो स्टेट जनरल्स जिससे सीधा संपर्क आता था राजा से कि भी लुईस 16 की क्या है ये सभा है, वो जब बुलाएगा तभी इसको आना पड़ता है, लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया गया क्या, नेशनल असेंबली। नेशनल मीन्स पूरे देश की सभा, न कि किसी एक विशेष व्यक्ति की सभा। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर जो है इसमें आप देख रहे हैं कि स्टेट जनरल से उसका नाम चेंज कर दिया गया क्या, नेशनल असेंबली। अडॉप्ट इसमें अबॉलिशन ऑफ द इंटरनल कस्टम ड्यूटीज, और कंट्री या नेशन जो फ्रांस की जो सीमा के अंदर जो आंतरिक जो कस्टम ड्यूटीज देनी पड़ती थी ट्रेडर्स को या लोगों को, उनको क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। इसके साथ साथ उन्होंने और भी देखिए न्यू हम बात करते हैं हेम्स वर द कंपोज, बेटा इस तरह के जो राष्ट्रगान है देश की जो हम बात करते हैं नेशनलिज्म को इंक्रीज करने के लिए उन्होंने नए इस तरह के बेटा हम बात करते हैं जो राष्ट्रगीत हैं उनकी क्या की गई, रचना की गई, ताकि लोगों के अंदर नेशनलिज्म के जो विचार है वो क्या हो, इंक्रीज हो। साथ में उन्होंने देखिए बेटा फ्रेंच बिकम द नेशनल लैंग्वेज, और फ्रांसीसी भाषा को राष्ट्र भाषा घोषित किया गया। जो रीजनल लैंग्वेज थी उनको हटा करके वहां पर पूरे देश में फ्रेंच लैंग्वेज को क्या बेटा राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऐसे बहुत से चेंजमेंट किए गए फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज के द्वारा, जिससे लोगों के अंदर कलेक्टिव आइडेंटिटी क्या की जा सके, क्रिएट की जा सके। इसी में हम जो पढ़ रहे थे ये आपकी बुक में भी है सभी कुछ। इसमें आपका जो टॉपिक है फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशंस, इसके सेकंड पैराग्राफ से इसमें चलता है बेटा। उसके बाद बेटा अगला जो टॉपिक आपका आता है इसमें दिख रहा है आपको नेपोलियंस कोड्स 1804। एक नेपोलियंस जैसे बेटा हमने पढ़ा था अभी कि नेपोलियंस बेटा 1804 में फ्रांस का क्या बना, डिक्टर्स या रूलर बना। राजा तो बना, लेकिन एक राजा तभी सक्सेस या सफल कहलाता है जब वहां के सिटीजन्स उसके क्या हो, फेवर में हो। और नेपोलियंस इस बात को लेकर के काफी अवेयर था, क्योंकि बेटा
जैसे आप जानते हो कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई 1789 में और किस प्रकार से लुईस XVI को गद्दी से हटाया गया, तो नेपोलियन नहीं चाहता था कि उसके खिलाफ भी इस तरह का विद्रोह हो। तो उन्होंने बेटा अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को सिंप्लीफाइज करने के लिए कई प्रकार के क्या किए, रिवोलेंट्रीज रिफॉर्म्स किए, कई प्रकार के क्रांतिकारी सुधार किए अपने प्रशासन में, और उन्हीं को हम कहते हैं नेपोलियंस कोड्स या बेटा सिविल कोड्स के नाम से जानते हैं। तो अपना टॉपिक आता है नेपोलियंस कोड्स एंड सिविल कोड्स ऑफ द 1804। तो नेपोलियंस ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स में ऐसे कौन से रिवोलेंट्रीज रिफॉर्म्स किए जिनकी वजह से उनका जो शासन है वो काफी क्या रहा, सक्सेस रहा, और बेटा वो काफी यूरोप के क्षेत्रों पर अधिकार करने में क्या रहा, सक्सेस रहा। तो बेटा इसमें हम जान पाएंगे कि इस प्रकार के जो चेंज थे, उन्होंने सबसे पहले द राइट टू ऑफ द प्रिविलेज बेस्ड ऑन द बर्थ अबॉलिश, जन्म पर आधारित जो अधिकारों पर उन्होंने सबसे पहले क्या किया, बैन लगाया। पहले फ्रांसीसी सोसाइटी में फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों को राइट टू प्रिविलेज थे कि जन्मजात अधिकार थे, लैंड पर उन्हीं के क्या थे, अधिकार थे, वो टैक्स पे नहीं करते थे। तो इस प्रकार से बेटा सबसे पहले नेपोलियंस ने राइट टू प्रिविलेज पर क्या कर दिया, बैन कर दिया, जिससे बहुत से जो सिटीजन है, नागरिक हैं फ्रांसीसी, वो उसके फेवर में आ गए। उन्होंने इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून के समक्ष सभी को क्या दिया, समान अधिकार दिया नेपोलियंस ने, कि ये नहीं कि भी फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेट, इसमें कोई डिफरेंस नहीं, सभी कानून के नजरों में क्या रहेंगे, इक्वल होंगे। ये उसका एक रिवोलेंट्री रिफॉर्म्स रहा। फिर उसने क्या किया बेटा, राइट टू प्रॉपर्टी का जो अधिकार था उसको सिक्योर किया, कि उन्होंने कहा कि भी राज्य आपसे आपकी प्रॉपर्टी कभी नहीं छीनेगा, आपके पास जो प्रॉपर्टी है उस पर आपका ही क्या रहेगा, अधिकार रहेगा। लोगों में नेपोलियंस के प्रति और क्या हुआ, लगाव बढ़ा। उन्होंने बेटा क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को क्या किया, डिवाइड किया, और उसको और अधिक क्या बनाया, सरल बनाया। उन्होंने फ्यूडल सिस्टम्स को भी क्या किया, अबॉलिश, में सामंती व्यवस्था होती थी पहले सभी जगह। फ्यूडल्स क्या होते थे कि बेटा जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पर लगभग उन्हीं का क्या होता था, राइट्स होता था, और जो स्मॉल फार्मर्स होते थे उन्हें बेटा क्या करना पड़ता था, उस लैंड्स को जोतने के लिए उनको टैक्स देना पड़ता था, उस पर कृषि करने के लिए। तो सामंत काफी क्या थे, पावरफुल थे। लेकिन नेपोलियंस जैसे वहां का राजा बना, उन्होंने सबसे पहले फ्यूडल सिस्टम पर ही क्या कर दिया, बैन कर दिया। साथ में रिमूव ऑफ द गिल्ड्स इन द रिस्ट्रिक्शंस इन द टाउन्स। आपने पढ़ा था, हमने जो चैप्टर जो पढ़ रहे थे इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसमें भी पढ़ा था कि न्यू मर्चेंट्स और न्यू ट्रेडर्स कंट्री साइड एरिया की तरफ मूव क्यों कर रहे थे, उसका कारण था गिल्ड्स। तो नेपोलियंस जैसे बेटा फ्रांस का राजा बना, तो उन्होंने जो व्यापारियों का जो एक समूह होता था, ग्रुप होता था, जिनके पास मोनोपोलो राइट्स होते थे, उन पर क्या कर दिया, बैन कर दिया, कि भी वो अब ये नहीं कि एकमात्र शहरों में व्यापार करने का अधिकार उन्हीं के पास नहीं होगा। इस प्रकार से जो न्यू ट्रेडर्स हैं उनको फ्रीडम्स मिली। साथ में बेटा हम बात करते हैं इंप्रूवमेंट ऑफ इन द ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशंस। पूरे देश में उन्होंने बेटा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो फैसिलिटीज उसमें काफी क्या की, इंप्रूवमेंट की। साथ में उसने हम बात करते हैं कॉमन नेशनल्स बेटा करेंसी। उन्होंने जो फ्रांस में जो करेंसी डिफरेंस थे उनको रिमूव किया, और वहां पर सिर्फ एकमात्र उन्होंने क्या की, करेंसी को क्या किया, लागू किया। साथ में यूनिफॉर्म्स वेट एंड मेजरमेंट्स, उन्होंने नापने और तोलने की इकाई को क्या किया, समान किया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि नेपोलियन द्वारा ऐसे बहुत से रिवोलेंट्रीज रिफॉर्म्स किए गए उन अपने प्रशासन में। उन प्रशासनों के इस प्रकार के सुधार की वजह से नेपोलियन बेटा फ्रांस का एक शक्तिशाली या पावरफुल क्या बना, किंग या राजा या डिक्टेटर बना, क्योंकि वहां के लोगों का समर्थन उसको मिला। नेपोलियंस की सेना जहां भी यूरोप के अदर पार्ट्स पर अटैक करती तो क्या रिएक्शंस मिलती, कि बहुत से जो लोग थे वहां के जो दूसरे एरिया के, वो सेना का क्या करते, वेलकम करते, अपने राजा के खिलाफ खड़े हो जाते, और बेटा वो नेपोलियंस की सेना का क्या करते, वेलकम करते। क्यों, क्योंकि उनको पता था ये कि बेटा जो नेपोलियंस कोड्स या जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स में जो रिफॉर्म्स, रिवोलेंट्रीज रिफॉर्म्स किए गए हैं, अगर नेपोलियंस का भी राज्य अगर यहाँ कंट्रोल होता है तो उनको भी इस प्रकार की न्यू फ्रीडम्स या न्यू हम बात करते हैं राइट्स प्राप्त होंगे।
इसलिए नेपोलियंस की सेना जहां भी जाती तो स्टार्ट में वहां पर बेटा उनका क्या होता, स्वागत होता, और आसानी से नेपोलियंस की सेना उस क्षेत्र पर क्या कर लेती, अधिकार कर लेती। क्योंकि कोई भी राजा हारता है तो बेटा उसके जो इंटरनल्स, जो आंतरिक, जो हम बात करते हैं जो सिटीजन्स हो या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स के जो लोग हों, अगर वो उसके अगेंस्ट हैं तो बेटा उसकी हार निश्चित है। तो नेपोलियंस की जो इस तरह की जो रिफॉर्म्स, जो रिवोल्यूटरी रिफॉर्म्स थी, इनकी वजह से उन्हें यूरोप के अदर पार्ट्स पर अधिकार करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई। लेकिन बाद में इन लोगों की रिएक्शंस तुरंत क्या हो गई, चेंज हो गई, क्योंकि उनको लगा कि जितनी वो आशाएं कर रहे थे उस आशा के अनुरूप उनको वो फ्रीडम्स प्राप्त नहीं हुई है, और इस वजह से वो इस नेपोलियंस की जो शासन का क्या करने लगे, विरोध भी करने लगे। अदर पार्ट्स की बात कर रहे हैं, यानी कि फ्रांस में। तो बेटा यहाँ पर जो मिक्स रिएक्शंस रही अदर पार्ट्स पर नेपोलियंस को लेकर के, ये आपकी जो टॉपिक है हमने इसमें पढ़ा है, एक ही टॉपिक में पढ़ रहे थे, कौन सा, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशनलिज्म। इसमें आपके बेटा 10 टॉपिक हैं। एक तो बेटा कलेक्टिव आइडेंटिटी, दूसरा नेपोलियंस कोड्स, और बेटा एक लास्ट पैराग्राफ है आपका कि बेटा नेपोलियंस की जो आक्रमणकारी जो सेना को लेकर के लोगों की क्या रिएक्शंस थी। अब बेटा आपका आता है द मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप टॉपिक। मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप की हम बात करें एंड न्यू मिडिल क्लास। बेटा जब यूरोप में नेशन स्टेट डेवलप नहीं हुए थे उस समय की बात करें हम, तो उसमें हम पाते हैं कि यूरोपियन स्टेट हैं वो समाज स्टेट में क्या थे, डिवाइड थे, किंगडम्स में, डचेज में, या बेटा कैंटिनों में। मीन्स पूरे जो आज की जो हम बात कर रहे हैं यूरोप का, अगर आज का मैप देखें और बेटा हम 19th सेंचुरी या 18th सेंचुरी का मैप देखें तो उसमें काफी डिफरेंस मिलेगा आपको। आज जो यूरोपियन स्टेट, नेशन स्टेट हैं, वो पहले बेटा डिफरेंट स्मॉल पार्ट्स में क्या थे, डिवाइड्स थे। किन में, किंगडम्स में, डचेज में, और बेटा हम बात करते हैं बेटा इसमें कैंटन्स। इस तरह से इन सभी पार्ट्स पर भी अगर हम बात करते हैं, इनमें डिफरेंट जो रूलर्स थे उनका क्या था, रूल्स था, शासन था। और यहाँ पर जो रहने वाले जो लोग थे, एक राजा के अधीन जितने भी जो लोग थे उनके बीच भी कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी। सभी अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, उनकी अलग अलग रीजन्स, क्षेत्र वाइज उनकी क्या थी, विशेषताएं थी, उनमें कोई भी कलेक्टिव आइडेंटिटी देखने को नहीं मिलती थी। साथ में अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, उनकी एक कॉमन आइडेंटिटी थी, तो वो सिर्फ एक थी, वो आइडेंटिटी थी कि भी उनका सभी का राजा क्या है, एक है। इस प्रकार से यूरोपियन स्टेट हैं उनमें बेटा नेशन स्टेट देखने को नहीं थे, कब बेटा 18th सेंचुरी में। लेकिन बाद में इसमें जो नेशन स्टेट बनने में इसमें ऐसे कौन से आइडियाज रहे, तो इसमें हम सबसे पहले लेते हैं न्यू मिडिल क्लास, जो इसमें दिख रहा है आपको। आपने पढ़ा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में किस प्रकार से फ्रांस सोसाइटी है वो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड थी, जिसमें बेटा फर्स्ट और सेकंड स्टेट के पास सभी प्रकार के राइट्स थे, राइट टू प्रिविलेज थे उनके पास, और थर्ड स्टेट के लोगों के पास किसी प्रकार के कोई राइट्स नहीं थे। लेकिन आपने पढ़ा हमने 10th में कि भी इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ वो 18th सेंचुरी में हुआ, लेकिन बेटा फ्रांस में इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ वो 19th सेंचुरी में हुआ। फ्रांस में कब, 19वीं शताब्दी में। जब यहाँ पर इंडस्ट्रीज सेटअप होने लगी तो बेटा जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे वो इस इंडस्ट्रीज के सेटअप होने के बाद उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस में क्या है, सुधार आया, ट्रेड क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो बेटा इंडस्ट्रियलाइजेशन और ट्रेड के इंक्रीज होने की वजह से लोगों की इनकम्स क्या हुई, बढ़ी, जिससे बेटा क्या हुआ कि सोसाइटी में एक न्यू, हम बात करते हैं मिडिल क्लास का क्या हुआ, उदय हुआ। और उसी न्यू मिडिल क्लास में हम बात करते हैं जो काउंट होते हैं वो कौन होते हैं बेटा, आप इसमें देखेंगे जो मिडिल क्लास है, जो फ्रांसीसी सोसाइटी है, उसमें बेटा वर्किंग पॉपुलेशन है, जिसमें बेटा हम बात करते हैं शामिल है। इस प्रकार से जो न्यू मिडिल क्लास है, इस समय जो न्यू आइडियाज आ रहे थे, हमने पढ़ा था बेटा इसमें उन न्यू आइडियाज से वो क्या हुई, इंट्रोड्यूस हुई, क्योंकि ये एजुकेटेड लोग थे। और बेटा इन्होंने, हम बात करते हैं एरिस्टोक्रेटिक रूल्स के खिलाफ क्या, आवाज उठाई। तो अगला जो आपका टॉपिक है बेटा वो आता है व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। उदारवादियों के राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। तो उदारवादियों के राष्ट्रवाद के क्या मायने थे,
इसकी हम बात कर रहे हैं। हम उदार मीन्स जो लिबरल्स थे, हमने पढ़ा लेबर जो शब्द से लिया गया है लैटिन भाषा के, जिसका मीन्स क्या बेटा, फ्री, आजाद। तो इसमें उदारवादियों के क्या आइडियाज थे वो आपको नोट करने हैं। तो उदारवादियों के आइडियाज की हम बात करते हैं बेटा। सबसे पहले बेटा वो एरिस्टोक्रेटिक रूल्स हैं उसके क्या थे, अगेंस्ट थे। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री के क्या थे, फेवर में थे। वो चाहते थे कि इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, लेकिन बेटा वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज के क्या थे, अगेंस्ट थे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज हमने पढ़ा था कि बेटा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जब फ्रांस में बेटा कॉन्स्टिट्यूशनली मोनराज की स्थापना हुई, तो वहां पर सिटीजन्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया, एक्टिव सिटीजन्स एंड पैसिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स जिनको राइट टू क्या दिया गया, वोट्स का अधिकार दिया गया, और जो बेटा ओनली क्या थे, प्रॉपर्टी ओनर्स मैन, ओनली मैन, पुरुषों को, और जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी उन्हीं को। बेटा पैसिव सिटीजन्स जिसमें बेटा जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, वो मेंस भी इंक्लूड्स थे, साथ में वोमेन्स को भी राइट टू वोट्स का अधिकार नहीं दिया। तो हम कह सकते हैं कि लिबरल्स हैं वो पूर्णतः डेमोक्रेटिक नहीं थे, क्योंकि उन्होंने सभी को राइट टू वोट्स का अधिकार नहीं दिया। लेकिन बेटा वो कानून के समक्ष सभी के इक्वल राइट्स के क्या थे, फेवर में थे। साथ में बेटा वो राइट टू प्रिविलेज के क्या थे, अगेंस्ट थे। और बेटा हम बात करते हैं इंटरनल कस्टम ड्यूटीज के क्या थे, वो अगेंस्ट थे। साथ में जो करेंसी जो डिफेंस है उसके भी क्या थे, वो अगेंस्ट थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो उदारवादी थे उनके काफी आइडियाज थे। मींस एरिस्टोक्रेटिक रूल्स के अगेंस्ट, इलेक्टेड गवर्नमेंट के क्या थे, वो बेटा वो फेवर में थे। नंबर 3 अगर हम बात करते हैं तो बेटा उनकी जो आइडेंटिटी थी उसमें उन्होंने कानून के समक्ष मींस सभी को क्या इक्वल राइट्स होने चाहिए। राइट टू प्रिविलेज के क्या थे, वो अगेंस्ट थे। राइट टू वोट्स के बेटा वो फेवर में तो थे, लेकिन ओनली प्रॉपर्टी ओनर्स मेंस को क्या मिले, राइट टू वोट्स का अधिकार मिले। मींस वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज के क्या थे, अगेंस्ट थे। वो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज के क्या थे, अगेंस्ट थे। वो मार्केट फ्रीडम्स के क्या थे, फेवर में थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बेटा यहाँ पर तो उदारवादियों के ये क्या थे, नेशनलिज्म के आइडियाज थे। अगर एक नेशन से स्टेट कैसे है, उनके उसमें क्या होना चाहिए। इसी में आपका एक टॉपिक आता है बेटा जाल्वे लाइन्स। जाल्वे लाइन्स जो टॉपिक है उसमें आपने देखा होगा कि बेटा जैसे ही हमने जर्मन के जो डिफरेंट स्टेट थे 39 स्टेट को यहाँ पर नेपोलियंस ने क्या किया, जीता, और उनका एक जर्मन कॉन्फेडरेशन का क्या किया, फॉर्मेशन किया। और इन स्टेटों में बेटा काफी करेंसी डिफरेंस था, वेट और मेजरमेंट में भी काफी क्या था, डिफरेंस था। इन सभी डिफरेंस को रिमूव करने के लिए एक कस्टम्स यूनियन का फॉर्मेशन किया गया 1834 में। जाल्वे लाइन्स एक कस्टम्स यूनियन है जिसका फॉर्मेशन बेटा 1834 में किया गया था। और ये फॉर्मेशन किसने किया बेटा, पर्शिया स्टेट, जो जर्मन के जो 39 स्टेट थे उनमें से एक स्टेट था पर्शिया स्टेट, उस स्टेट ने किया। और इसमें अधिकतर बेटा जर्मन जो 39 स्टेट हैं वो इसमें क्या थे, शामिल थे। इनका बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था बेटा, इकोनॉमिक डिफरेंस को रिमूव करना और वहां पर इकोनॉमिक नेशनलिज्म को क्या करना, क्रिएट करना। इसके माध्यम से बेटा जो करेंसी जो वहां पर जो 30 करेंसी थी उनको रिड्यूस करके 2 करेंसी पर लाया गया। मींस इन सभी 39 स्टेटों में 30 डिफरेंट टाइप्स की करेंसी चलती थी। उन करेंसी डिफरेंस को हटा दिया गया, वहां पर 2 टाइप्स की करेंसी रखी गई। साथ में इंटरनल जो कस्टम ड्यूटीज है उनको क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, क्योंकि एक व्यापारी को प्रत्येक स्टेट में अलग अलग कस्टम ड्यूटीज को क्या करना पड़ता था, पे करना पड़ता था। तो इस प्रकार से इनके बीच व्यापार को तेजी लाने के लिए इसके बीच जो कस्टम ड्यूटीज थी उनको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। साथ में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज को क्या किया गया, इंप्रूव किया गया, ताकि व्यापार तेजी से क्या हो, बढ़े। और इसमें हम बात कर रहे हैं बेटा, तो इस वजह से क्या हुआ कि इन 39 स्टेट में जो व्यापारिक इक्वलिटी जो हम बात करते हैं, कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट हुई। इस वजह से इससे कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि यूरोप में इकोनॉमिक नेशनलिज्म क्रिएट करने के लिए किस प्रकार से बेटा कदम उठाए गए, एक एग्जांपल्स के साथ इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो आपके पास एग्जांपल्स क्या रहेगा, जाल्वे लाइन्स का। ठीक है बेटा, तो आज आपको अपने बुक्स में यहां तक पढ़ना है और साथ में इसके नोट्स भी क्या करने हैं, बनाने हैं बेटा। धन्यवाद।